हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्रैश कोर्स। तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 वी हैव कवर्ड द पार्ट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 है ना। हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं और अभी उसी को कंटिन्यूएशन में लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था, अब हम उसके आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तो थोड़ा बहुत मैं पार्ट को आपको रिपीट भी कर लेता हूँ। जो हमने किया है वो पार्ट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो यहाँ से जो है आपकी लाइट आ रही है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिख दे। यहाँ से आपकी लाइट आ रही है, राइट, और ये लाइट इस मेटल सरफेस पे गिर रही है। यहाँ पे ये जो है ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे लाइट गिर रही है। और अगर इस मेटल सरफेस की पे गिरने वाली लाइट और आने वाली लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है म्यू है, अगर ये फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाए, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि भाई ये यहाँ पे जो है पत्थर है, इस पत्थर पे मान लो कि यहाँ पे च्युइंगम लगा हुआ है, तो अब इस च्युइंगम को हटाना है तो एक नली से पानी डाल रहे हैं हम इस पर। छोटी नली से पानी डाले तो च्युइंगम नहीं हट रहा है, लेकिन बड़ी नली से पानी डाल देंगे तो च्युइंगम यहाँ से हट जाएगा। दैट मीन्स कि इसका एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिसको अगर आपने क्रॉस कर लिया तो वो वहाँ से हट जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे जो है इस चीज़ को मेटल मान के चलो, पत्थर को मेटल मानो और च्युइंगम को जो है वो क्या मानो, इलेक्ट्रॉन। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला फोटोन उस पर गिरेगा। उससे ज़्यादा अगर एनर्जी होगी तो वो वहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो वो जो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड अमाउंट होता है एनर्जी का, उसको उस मेटल का वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करेगा। फिर यहाँ पे जो है हमारा एमीटर लगा हुआ है, वो ये बता देगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्ट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे हमारी बैटरी लगा हुआ है, और ये सारा एक सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इस सेटअप में खास बात क्या है ना, ये ऊपर लिखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ना अब जो मैं बोल रहा था उसको यहाँ लिखा हुआ है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू फॉल। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अगर ये लाइट आ रही है और ये सोडियम मेटल है, तो इस सोडियम मेटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगर इस पर लाइट गिर रही है तो ये लाइट की एक पर्टिकुलर सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खैर ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा, ये जो मैं कहानी आपको बता रहा हूँ ये फिजिक्स में भी देखा होगा। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी अगर होगी, वही फ्रीक्वेंसी अगर मेटल की सरफेस पे इमिट हो रही है, मेटल की सरफेस पे गिर रही है, देन देयर विल बी द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं, दिस सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। एक थ्रेशोल्ड लेवल है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये दो तीन टर्म, जो एक तो सूटेबल फ्रीक्वेंसी वाली टर्म आ गई, एक हो गया वर्क फंक्शन जिसको फाई या फिर डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज द वर्क फंक्शन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट फील्ड लेवल इन द फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड। मतलब कि पॉइंट ये वही बोलना चाह रहा है कि मिनिमम इतनी एनर्जी तो आपको चाहिए कि वहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल पाए, है ना, मिनिमम। इससे ज़्यादा होगी तो बची हुई एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, रिमेनिंग एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो खास बात हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए लाइट की, और एनर्जी जो है वो डब्ल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों काम होंगे तभी जाके आपका फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना होगा, राइट। यहाँ का आइडिया ये, इस बात को आप लिख लीजिए कि भाई हमारा जो है एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। और लैम्डा की बात करोगे तो लैम्डा लेस देन लैम्डा नॉट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लैम्डा कम, राइट। ये बात हो गई, आगे बढ़े चलिए। तो इस चीज़ को आइंस्टीन ने अपनी एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू समझाया था। उसने क्या बोला था, व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी h mu falls on the surface, metal surface, the energy of photon is absorbed by the electron and it is used in two ways. That means कि अगर कोई फोटोन
एच म्यू एनर्जी का फोटोन अगर किसी मेटल सरफेस पे गिरता है ना, तो मेटल सरफेस पे गिरने पे वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर देते। अब वो एनर्जी कैसे यूज होती जरा ध्यान से देखिए। पहला, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द सरफेस बैरियर। अब जो फोटोन की एनर्जी आ रही है मेटल की सरफेस पे, उसमें कुछ एनर्जी जो है वो सरफेस बैरियर को क्रॉस करने के लिए यूज कर दी जाएगी, और वो सरफेस बैरियर जो है वही उस मेटल का क्या होता है, वर्क फंक्शन। ठीक है, एंड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो कुछ एनर्जी जो है उसने वर्क फंक्शन में खत्म कर दी, वर्क फंक्शन। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सरफेस बैरियर, वर्क फंक्शन के रूप में। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन गिवन अ वेलोसिटी v टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। अब जो बची हुई एनर्जी है वो एनर्जी किसको मिल जाएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन को, और वो मूव करेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। तो पहला वर्क फंक्शन, और दूसरा वाला जो हो गया एनर्जी बचा हुआ वो क्या हो गया आपका के ई मैक्स। दैट मीन्स कि अगर आने वाली एनर्जी फोटोन की क्या है, ई है, एच म्यू, तो कुछ पार्ट जो है वो किस में चला गया, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ पार्ट जो है वो वर्क फंक्शन में खत्म हो गया। अब बचा हुआ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम इसलिए बोला है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की बोलूंगा तो वो हो जाएगी 0 टू के ई मैक्स। जरूरी नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन उसी से करे, लेकिन मैक्सिमम इतना ही होगा। काइनेटिक एनर्जी 0 से लेके के ई मैक्स होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। राइट, तो ओवरऑल ये हमारा हो गया कि जितनी भी फोटोन जो लाइट जो फोटोन लेके आ रहे हैं, जितनी भी एनर्जी लेके आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को दो पार्ट में यूज करते हैं। एक पार्ट हो गया आपका वर्क फंक्शन, और दूसरा पार्ट आपका कौन सा वाला हो गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। राइट, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये स्लाइड हो गई जिसमें आपको बताया गया है कि आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशन के थ्रू बताया कि वो एनर्जी कैसे यूज हो रही है। ये वाला पार्ट बात समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कैन वी मूव फर्दर? सो दिस इज Einstein photoelectric effect, which state that the energy of incident radiation h mu बराबर h mu नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख लेता हूँ, ये लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा देख लो, के ई मैक्स वर्सेस एनर्जी। इसका हम ग्राफ देखें, के मैक्स वर्सेस एनर्जी। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ वाले चीज़ में अब हम इस ग्राफ पे वापस इस स्लॉट पे वापस आते हैं। यहाँ पे 2-3 फिनोमिना होते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो फिनोमिना ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला होता है फोटो करंट, पहला होता है फोटो करंट। दूसरा इसमें आता है सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। और तीसरा इसमें आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तीन चीज़ें जो है काफ़ी यूज़ की है, फोटो करंट, सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ज़रा देखिए, लाइट यहाँ से गिरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के थ्रू होते हुए एमीटर बैटरी को क्रॉस करते हुए वापस यहाँ पहुँचा। मतलब उसने सर्किट क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मान लो कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ अलग अलग प्लेट लगा देते, एक एनोड लगा देते हैं, इसको मैं अलग से बना देता हूँ ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे ये देखिए, ऐसे रफली सेटअप बना दे रहा हूँ मैं। सेटअप को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट गिरा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं।
ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये एनोड से होते हुए वापस वहाँ पहुँच जाए और अपना सर्किट पूरा कंप्लीट कर ले, और सर्किट पूरा कंप्लीट करेगा तो एक करंट फ्लो होगी, उस करंट को हम बोलते हैं फोटो करंट। बेसिक सा आइडिया है ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। अब क्या होगा, हम एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं। हम इस केस में क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले केस में वोल्टेज ऑफ एनोड इंक्रीजेस, है ना, बढ़ा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड की तुलना में हम जो है एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी इवन दो बहुत कम काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ चुका है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ने की वजह से लो काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस प्लेट पे पहुँच जाएगा। दैट मीन्स कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। अब उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा, उस समय की जो करंट फ्लो होगी उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट, यानी कि उस समय करंट फ्लो कांस्टेंट हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे सारे आ गए, दैट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। उसके बाद आता है, अगर मैं एनोड के पोटेंशियल को डिक्रीज करूं, वोल्टेज ऑफ एनोड डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, है ना। अब यहाँ जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। अगर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया यहाँ पे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो भी रिपेल हो जाएगा, नहीं आ पाएगा। मैं इतना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ा दूं एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी ना आ पाए, तो उस समय का पोटेंशियल एनोड का विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, के मैक्स बराबर ई वी नॉट। ये वी नॉट जो है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कहानी कुछ ऐसी हुई कि जितना आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स कि नेगेटिव में जितना ज़्यादा लग रहा है, फिर मैग्नीट्यूड वाइज बोल दो, जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है इसका मतलब कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो 3 टर्म मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फ्लो हो रहा है करंट का उसको बोलते हैं फोटो करंट। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट की जो है लो काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाए वो आपकी हो जाएगी सैचुरेशन करंट, और हाई और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी ना पहुंच पाए उस समय एनोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन से हमने लिख लिया यहाँ पे ई वी नॉट बराबर के मैक्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, ई वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट जो है आपका क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा कर निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैचुरेशन करंट, फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो हम यहाँ थे कुछ, अब हम ग्राफ देख रहे हैं, के मैक्स और ई के बीच का ग्राफ देख रहे हैं, के मैक्स और ई। तो यहाँ हमने वाई एक्सिस पे जो हमने लिया है दैट इज के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो लिया हुआ है दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन्स। हम इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, के मैक्स और ई के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। बताइए जरा ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए के मैक्स क्या होता था, के मैक्स बराबर ई माइनस 5। जब तक ई की वैल्यू 5 को क्रॉस नहीं करेगी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी। मतलब कि स्टार्टिंग में एक वर्क फंक्शन तक का जो एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा, तब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कोई के मैक्स नहीं आएगा। जब ये क्रॉस कर जाएगा वर्क फंक्शन को, यहाँ से यहाँ तक जब ये क्रॉस कर जाएगा तब के मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अब अगर आपने ई बढ़ाया तो के मैक्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये आपको दिख रहा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का कर्व है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसा करके कुछ। हाँ समझ में आ रही है। तो ये इसका कुछ कर्व बन गया, ठीक है। ये के मैक्स है और ये एनर्जी ऑफ फोटोन्स है, तो ये ग्राफ बन गया। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ये के मैक्स और W जो है वो वर्क फंक्शन लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद रिलेशन बिटवीन करंट अप्लाइड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हमने इसी सेटअप में मैंने इसी सेटअप में क्या किया कि आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। देखो दो पैरामीटर होते हैं जिसको मैं यहां बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए। मेटल यहां पे आपकी रखी हुई है मेटल, है ना,
और ये मेटल पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू रख रहे हैं, इंटेंसिटी आई रख रहे हैं। दूसरी बार भी क्या कर रहे हैं, मेटल ले रहे हैं और इस पे लाइट गिरा रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी म्यू रख रहे हैं, इंटेंसिटी आई रख रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी म्यू और इंटेंसिटी I2 रख दी, ठीक है। और ये बोला गया है कि यहाँ पे आपका I2 इज ग्रेटर देन I1। तो I जो है आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी। तो जब भी इंटेंसिटी सोचो तो इंटेंसिटी से दिमाग में चमकना चाहिए, चमकना चाहिए। ब्राइटनेस ज़्यादा है, आने वाले लाइट में ब्राइटनेस ज़्यादा है, मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, उसी पे जाते हैं। अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा कि अब उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, यानी कि मेटल की सरफेस पे गिरने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फोटॉन्स ज़्यादा होंगे। अगर फोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। यानी कि किसी मेटल सरफेस पे अगर ज़्यादा इंटेंस लाइट गिराई जा रही है, इंटेंस मतलब जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, मतलब इस लाइट में आने वाले फोटोन की संख्या ज़्यादा है, तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन खास बात कि लाइट की एनर्जी सेम है, इसकी एनर्जी सेम है, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या है, सेम है, उसमें हम कोई वेरिएशन नहीं कर रहे। दैट मीन्स कि इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये के मैक्स बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो मैं जो म्यू है उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, इंटेंसिटी। तो दैट मीन्स कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहा हूँ और दोनों तरफ मेटल सेम है, मतलब कि उसका वर्क फंक्शन भी क्या रहेगा, सेम, यानी कि के मैक्स क्या रहेगा, सेम। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, ध्यान से देखिए, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम क्यों रहेगी, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो रही होती तो के मैक्स चेंज होता, तो के मैक्स तो सेम रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वो भी बढ़ेगा। और अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि सैचुरेशन करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो यहाँ कहानी क्या हुई, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हुआ, आने वाले फोटोन की संख्या बढ़ी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ी, लेकिन उनकी के मैक्स सेम रही। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से सैचुरेशन करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, अब समझिए, ध्यान से देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि अगर मैं लो इंटेंसिटी वाली लाइट गिरा रहा हूँ तो यहाँ इस पोटेंशियल पे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ, एनोड का पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, फ्लो होता जा रहा है। एक समय पे क्या हो जाता है, ये फ्लो जाके कांस्टेंट हो जा रहा है। उस समय की करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो ये जो करंट आ गई यहाँ पे, इस करंट को बोलेंगे हम IS, राइट। और उसके बाद अगर मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही रहा, क्योंकि के मैक्स सेम है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब क्या हुआ, इंटेंसिटी बढ़ाने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, मतलब कि यहाँ पे इसका सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये IS2 और ये वाला IS1, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि IS2 इज ग्रेटर देन IS1, मतलब कि सैचुरेशन करंट जो है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ, लेकिन के मैक्स क्या रहा है, सेम रहा है। सैचुरेशन करंट ही बढ़ा है, के मैक्स तो आपका सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। अब अगली बार क्या किया हमने, इस बार जो है हमने रिलेशन निकाला किसके बीच में, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। और इससे पहले क्या था, इससे पहले था करंट वर्सेस इंटेंसिटी, है ना। और इस बार करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले में देखो जरा, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाले में क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। हम इस बार क्या कर रहे हैं, सेटअप वही ले रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है कि लाइट जो आ रही है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे देख लेते हैं कि
ऐसे सोचिए, डायग्राम तो भी बनाया, बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं। जैसे मेटल है, इस मेटल पे इस बार लाइट गिर रही, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी म्यू1, इंटेंसिटी आई। दोबारा क्या हो रहा है, इसी मेटल पे आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी म्यू2 रख रहे हो और इंटेंसिटी आई सेम रख रहे हो। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ से देखो के मैक्स बराबर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, तो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो के मैक्स क्या हो जाएगा, के मैक्स बढ़ेगा, के मैक्स बढ़ेगा मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। तो अगर मान लो ऐसा हुआ तो सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, सेम है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन सैचुरेशन करंट रिमेन सेम, सैचुरेशन करंट का अमाउंट जो है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, सैचुरेशन करंट में चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए, इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, जहां हम देख रहे हैं कि इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, म्यू1 इज ग्रेटर देन म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू3, पहले वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फिर दूसरी वाली उससे कम है, तीसरी वाली और कम है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ, देखो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जरा देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट का अमाउंट क्या आ जाएगा, सेम, या आई रहेगा। फिर ये दूसरा वाला और फिर ये तीसरा वाला, बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे जैसे आपने बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ता गया। तो जैसे ही आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो के मैक्स क्या हो रहा है, के मैक्स बढ़ रहा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो ये वाली कहानी, पहले ये वाली कहानी लिख लीजिए, ये वाली कहानी है अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच की, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल सेम रह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ रही है तो इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से, ठीक है। दोबारा वाले में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो के मैक्स बढ़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन सैचुरेशन करंट जो है वो सेम रह रही। ये इसको 3, 2, 1, ठीक है, बढ़े आगे। तो अब देखिए इसके बाद की कहानी देखते हैं कि इसके बाद हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, दैट इज़ कि अगर कभी भी आपके पास इंटेंसिटी की बात आए, है ना, whenever you think of intensity, जब कभी भी आप इंटेंसिटी का सोचो तो उस इंटेंसिटी को आप किससे रिलेट करना, इंटेंसिटी जो है वो आपकी रिलेट होती है, इंटेंसिटी जब कभी भी आए तो आप उसको लिखना नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और जब नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आए तो आप इसको किससे सोचिएगा, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन, यानी कि अगर आपने इंटेंसिटी चेंज किया तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, सैचुरेशन करंट ज़्यादा होगी। तो इसको आप ऐसे सोचना, है ना, इस चीज़ को आप ऐसे सोचना। लेकिन अगर आपके सामने फ्रीक्वेंसी आए, है ना, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आए, तो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आने से आपको क्या सोचना होगा, के मैक्स के बारे में। और अगर के मैक्स सोच रहे हो तो उसको आप किससे रिलेट करोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल से, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोलते हैं वी नॉट, याद आएगा आपका के मो, के मैक्स। बात समझ में आ रही, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स और सैचुरेशन करंट, फ्रीक्वेंसी, के मैक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अगर इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी मतलब चमक, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब हो गया पावर, ताकत। अगर ताकत ज़्यादा है लाइट में तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी ताकत ज़्यादा होगी, और अगर चमक ज़्यादा है तो ताकत तो सेम रहेगी लेकिन संख्या ज़्यादा होगी। लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। तो ये पूरी कहानी हो गई,
जल्दी से। ठीक है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना हो गया, जहाँ पे हमने इंटेंसिटी को भी रिलेट किया, फ्रीक्वेंसी को भी रिलेट किया। ठीक है, मतलब अगर आपके सामने ऐसा कर्व आ जाए कि जरा बताइएगा के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी, तो ये तो हमने अभी देखा। अगर यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी ना करके इंटेंसिटी कर ले, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी वाला कैसे देखोगे? मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस ग्राफ को हम दो पैरामीटर में देख लेते हैं। के ई मैक्स फ्रीक्वेंसी, के ई मैक्स इंटेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें सीधा दिख जाता है, कैसे दिख जाता है फ्रीक्वेंसी वाला? देखिए कि के ई मैक्स बराबर होता था एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो ये ग्राफ तो कुछ ऐसे ही आएगा। देखो यहाँ पे जो है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटेंसिटी देखो तो अपने पास इंटेंसिटी का कोई ऐसा इक्वेशन नहीं है, बट हमें इतना पता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, राइट। आगे बढ़े, तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। यहाँ तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट खत्म कर दिया। आगे हम बढ़ते हैं बोहर मॉडल की तरफ। ध्यान से देखिए, बोहर मॉडल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बोहर मॉडल जो है रदरफोर्ड के मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसकी स्टडी करके फिर बोहर ने जो है एक नया मॉडल तैयार किया था, जिसको हम बोलते हैं बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल की कुछ 3-4 चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। बोहर मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिटल में क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। एनर्जी का कोई लॉस नहीं करेगा और वो इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। जैसे देखो यहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आप N1 2 3 4 यूज़ कर रहे हो और KLM यूज़ कर रहे हो तो एक ही बात है। अगर KLM यूज़ कर रहे हो तब तो हम उसको बोल देते हैं सीधा सेल, है ना। और अगर नंबर यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, 1 2 3 या KLM एक ही बात है। वो अगर नंबर यूज़ कर रहा हो तो ऑर्बिट बोलते हैं और अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा हो तो सेल बोलते हैं, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स इन अ सेल इट नेवर गेन्स और लूज द एनर्जी। जब तक वो इलेक्ट्रॉन किसी सेल में घूम रहा है, जैसे मान लो K सेल में घूम रहा है, तो इस K सेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन को फिक्स एनर्जी होगी और ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। ये बोहर ने बोला था, 2 स्टेटमेंट। उसके बाद उसने क्या बोला था कि ये कर सकता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो फिक्स एनर्जी की ऑर्बिट में घूम रहा है और ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा ना गेन करेगा। ऐसा तभी होगा, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स विद इन द ऑर्बिट ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। मतलब अगर ये एक जगह है तो एक से दूसरी जगह तब जाएगा जब इस पर आप कोई लाइट गिरा रहे हो जिसकी कुछ एनर्जी है। तो अगर आपने इसको एनर्जी दी, पर्टिकुलर एनर्जी दी, वो एनर्जी लेके ये ऑर्बिटल लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। और अगर उसको हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी इमिट करनी पड़ेगी। लोअर से हायर जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और हायर से लोअर आ रहा होगा तो एनर्जी क्या करना होगा, उसको इमिट करना होगा, और वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही होगा, है ना। तो देखिए अगर वो इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे है और उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो वो एनर्जी ले रहा है, और अगर हायर एनर्जी से है और वो नीचे आ रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है। तो एट पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से किसी दूसरे पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे जाना है तो इतने गैप की एनर्जी उसको दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और अगर यहाँ पे है तो उतना फोटोन इमिट करेगा तो वहाँ से यहाँ आ जाएगा, राइट। तो गेन और लॉस एनर्जी का होगा तब वो जो है इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा। ये तीसरी बात। चौथी बात कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR, एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 पाई का
h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। mvr बराबर nh/2, यानी कि mvr या तो होगा h/2, 2h/2, 3h/2, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 h/2। तो एक खास बात ध्यान रखिए, जिस भी ऑर्बिट में ये घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम जो है mvr दैट विल बी इक्वल टू nh/2, n का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और वो इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो h/2 का होगा, यहाँ लिखा हुआ है h/2 का वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहाँ पे n एक नंबर है जो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ये चौथी बात होगी उसकी। उसके बाद ये सारी कहानी हो गई। तो क्या क्या कहानी होगी एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि फिक्स एनर्जी ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरा mvr बराबर nh/2, है ना, और एक आपने पढ़ा होगा कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा प्लस जेड, और इसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस पर चार्ज कितना होगा माइनस। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज K(Q1 Q2 अपॉन r², और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ mv²/r। तो एक तो हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा हो जाएगा kZe² अपॉन r² बराबर mv²/r। तो इन दोनों इक्वेशन से बोहर ने क्या क्या निकाला, रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। तो दो इक्वेशन जरा ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन है मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी इक्वेशन है एनर्जी की इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से उसने क्या निकाला था, आर, वी और ई। ध्यान से देखिए कि जो एंगुलर मोमेंटम जो है मैंने अभी बताया, एक इक्वेशन mvr बराबर nh/2 और दूसरा एनर्जी वाली इक्वेशन, फोर्स इक्वेशन, फोर्स बैलेंस इक्वेशन, है ना, कि अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन वहाँ घूम रहा होगा। क्योंकि अगर अंदर वाला फोर्स ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अंदर आता, बाहर वाला फोर्स ज़्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाता। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से उसने जो है रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी के लिए जो है टर्म्स तैयार की थी, जो कुछ ऐसी थी। जरा देखिए पहली टर्म्स, रेडियस के लिए उसने क्या बताया, देखिए फॉर द रेडियस उसने सॉल्व करके बताया कि रेडियस क्या आ रहा था, nth ऑर्बिट का रेडियस जो आ रहा था दैट इज n² अपॉन 4 π² e² mkz, ये आ रहा था, ये इसकी इक्वेशन आ रही थी, जिसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाता था 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। तो ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया, बोहर रेडियस फॉर द nth ऑर्बिट। यहाँ से आप जो है किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बोहर ऑर्बिट में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप उसकी क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो, राइट। ये वाला पार्ट लिख लीजिए आप। अब ये कहाँ से आया, ये मैंने यहीं से बताया आपको, है ना, यहाँ से काट पीट के आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, वही उसने किया है। तो ये आर की वैल्यू यहाँ आएगी, जहाँ पे पाई कांस्टेंट है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट हमने रख दिया, एम भी कांस्टेंट रख दिया, के भी कांस्टेंट रख दिया, बस एन और जेड जो है वो वेरिएबल है, वो हम पुट कर दिया, वैल्यू यहाँ पे रख दिया। तो 0.529 n²/z, ये वाला आप ज़्यादा याद रखिएगा, ये वाला पार्ट 0.529 n²/z, nth ऑर्बिट की रेडियस 0.529 n²/z। Getting my point? So the nth orbit having radius 0.529 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, मतलब nth ऑर्बिट की रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² अपॉन z की। ठीक है, खास बात क्या है, आपको बोहर मॉडल की खास बात मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी बोहर मॉडल है, दिस मॉडल इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी वो वैलिड है। जैसे हाइड्रोजन ले लो, हीलियम प्लस, है ना, लिथियम +2, बेरिलियम +3, इनके लिए वैलिड है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, बाकी के लिए वैलिड नहीं है बोहर्स मॉडल, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। ठीक है, ये अपने कुछ पोस्टुलेट हो गए उसके, जहाँ पे हमने दो इक्वेशन लिखी थी, एनर्जी इक्वेशन, जहाँ से मैंने आपको रेडियस की टर्म बताई जो ये है ना। अब अगर आपको पूछे
कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम प्लस का रेशियो बताइए, ऐसा पूछ लिया। तो आप कैसे करोगे? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको पता है कि ये भी जो भी रेडियस होगी ये n स्क्वायर अपॉन जेड ही होगी, तो सीधा कर लो। यहाँ आप कैसे करोगे? इसको आप ऐसे कीजिए कि n ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएगा n ऑफ हीलियम प्लस का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? जेड। हाँ, अब आपको ये मेंशन करना होगा हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट और हीलियम के लिए सेकंड ऑर्बिट की रेडियस बतानी है। बस n और z की वैल्यू पुट कर दो। हाइड्रोजन के लिए 3 स्क्वायर, जेड 1, और हीलियम के लिए 2 स्क्वायर, और जेड क्या हो जाएगा? 2, तो आ जाएगा 9/2, ये रेशियो आ जाएगा। अब ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ R1 पर हाइड्रोजन निकालूँ, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या आ जाएगी? 0.529। n भी 1 हो जाएगा, z भी 1 हो जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं A0, और इसको ही बोलते हैं फर्स्ट बोहर रेडियस। फर्स्ट बोहर रेडियस, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट बोहर रेडियस कभी कभी दे देता तो कुछ ऐसा होता है। 0.529 की वैल्यू A0 के बराबर होगी, ये A0 लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट बोहर रेडियस। बात समझ में आ रही है? बड़े आगे, ये रेडियस वाला पार्ट हो गया। रेडियस के बाद अब अगला पार्ट आता है हमारा वेलोसिटी वाला पार्ट। तो वेलोसिटी वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि nth ऑर्बिट की वेलोसिटी बराबर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH, और इन सब की वैल्यू रख दोगे तो nth ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि वेलोसिटी nth ऑर्बिट की प्रोपोर्शनल होती है Z/n की, और रेडियस जो होती थी, अभी देखा हमने, रेडियस थी वो क्या थी? n²/z के प्रोपोर्शनल, और वेलोसिटी जो है वो Z/n के प्रोपोर्शनल थी। ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको पूछे कि वेलोसिटी ऑफ हीलियम प्लस थर्ड ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ लिथियम +2 इन सेकंड ऑर्बिट, कैसे निकालोगे वेलोसिटी? देखो जरा, तो कुछ नहीं करना है, अभी मैंने बताया वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, तो बस वही करना है। यहाँ करना है Z ऑफ हीलियम प्लस n ऑफ हीलियम इंटू Z ऑफ लिथियम +2, और ऊपर चला जाएगा n ऑफ लिथियम +2। तो हीलियम के लिए Z लिख लो, Z कितना होता है? एटॉमिक नंबर है, Z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, Z मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 2, और कौन से ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है? थर्ड, 2/3 इंटू, आप करो लिथियम के लिए कौन से ऑर्बिट का पूछ रहा है? सेकंड, और Z कितना हुआ लिथियम का? 3, तो कितना हो जाएगा? 4/9, है ना। कभी कभी वो क्या बोलता है कि सीधा ना बोल के बोल देगा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 1, प्रथम सेल, प्रथम कक्षा जो होती है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट जो होता है, एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी लेवल एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट, एनर्जी लेवल एक्सेप्ट ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हम बोलते हैं GS, है ना। तो ग्राउंड स्टेट को बोल दिया मैंने GS, और एक्साइटेड स्टेट को मैंने बोल दिया ES। ठीक है, जैसे मैंने बोला सेकेंड ES, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? 2+1, कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट, है ना। मैंने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ? 1+1, सेकेंड ऑर्बिट। तो जब भी आपको एक्साइटेड स्टेट बोले तो उसका मतलब +1 कर दोगे तो वो आपका ऑर्बिट आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट मतलब +1 एडअप करके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब सेवन्थ ऑर्बिट, है ना। जैसे आपको बोला कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये पूछ लिया आपको। तो इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी का हमें टर्म तो पता है कि 2.18 10⁻⁶ Z/n
मीटर पर सेकेंड। अब हमें जेड और एन ही पता करना है, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, इसका मतलब एन की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 दैट इज़ 4, और हाइड्रोजन है मतलब जेड कितना हो गया 1, पुट कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ फोर्थ स्टेट दैट इज फोर्थ स्टेट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 2.18 10⁻⁶ Z1 N4 मीटर पर। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा है तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक्साइटेड स्टेट देते तो ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब पहली कक्षा, एक्साइटेड स्टेट मतलब पहली के अलावा बची हुई कक्षाएं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को आप फर्स्ट स्टेट लेके मत चलिएगा, वो दूसरा ऑर्बिट है, राइट। ये वेलोसिटी का टर्म्स हो गया। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देख लीजिए जरा दोबारा से, वेलोसिटी जो है 2 पाई के ZE²/NH, और ये जो है Z/N के प्रोपोर्शनल होती है। ज़्यादा ध्यान आपको इस वाले पार्ट पे रखना है, ऊपर वाला बड़ा वाला याद रहे ना रहे, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये टर्म आपको नहीं दिख रही है, अगर थोड़ा सा ब्लर कर रहा है तो नीड नॉट टू वरी, वो मैंने यहाँ लिख लिया है ना। ये चीज़ थोड़ी सी ब्लर लिख रही होगी तो परेशान मत होइएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। चलें बढ़े आगे, चलिए। वेलोसिटी के बाद अब आता है अगला टर्म्स एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हो जाएगी KQ1Q2/R, पोटेंशियल एनर्जी KZE/E/R। ये तो आपकी कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -KZE²/R। तो अब हमें ये तो पता ही है कि mv²/R बराबर KQ1Q2/R², ये मैंने यहाँ से बताया। तो यहाँ से ½ mv² की वैल्यू हमने निकाल दी, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई -KZE²/2R। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई यहाँ पे -½ KZE²/R। ठीक है, और ये आगे वाला टर्म देखो, इतना तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। और अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो वैल्यू रखने पे क्या आएगा, वैल्यू रखने पे आपका, अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे टोटल काइनेटिक एनर्जी -KZE²/2R, अगर आप इसकी वैल्यू रख लोगे तो आ जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट दैट विल बी इक्वल टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। यहाँ से ये एनर्जी का, ठीक है, ये एनर्जी आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। इसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आ गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी इज -½ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, ये आपका क्या हो गया टोटल एनर्जी, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए इसको, ठीक है। बढ़ा आगे, चलिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी n1 लेवल से, कोई भी n1 लेवल हो सकता है, n2 लेवल की तरफ जा रहा हो, n1 से n2 जाए या n2 से n1 जाए, तो n1 वाले की एनर्जी क्या होगी, E1 बराबर -13.6 Z²/n1², और यहाँ वाले की एनर्जी क्या होगी E2 बराबर हो जाएगा -13.6 × Z²/n2²। Z तो वही है, सेम एटम में हो रहा है ट्रांजिशन। तो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैंने बताया वो एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल की है, यहाँ पे निकालना एनर्जी तो आप निकाल सकते हो,
अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं और जा रहा है तो आप कैसे निकालोगे? तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा ई एनर्जी चेंज बराबर E2 माइनस E1। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो डेल्टा ई आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब बहुत सारे लोगों को N1 N2 में कन्फ्यूज होती है, तो ध्यान रखिएगा N1 जो है N1 छोटा वाला, N1 छोटा वाला और N2 जो है वो आपका हो जाएगा बड़ा वाला, जो बड़ा नंबर है। जैसे 2 और 3 से ट्रांजिशन हो रहा है तो N1 2 N2 3। अगर ट्रांजिशन 4 to 5 हो रहा है तो N1 क्या हो जाएगा? 4, N2 क्या हो जाएगा? 5। अगर ट्रांजिशन 6 से 4 हो रहा है तो ये आपका क्या होगा? N1, ये आपका क्या होगा? N2। छोटा वाला N1, बड़ा वाला N2। इस हिसाब से आप एनर्जी निकाल सकते हो। लिख लीजिए इसको फटाफट से, तेजी से लिख लीजिए। ठीक है, तो ये एनर्जी एक्सचेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन हो गया आपका। उसके बाद अगर अलग अलग लेवल्स की एनर्जी निकाली जाए, जैसे n बराबर 1 पे जो एनर्जी होती है दैट इज़ माइनस 13.6 13.6, n बराबर 2 पे होती है माइनस 3.4। आप n की वैल्यू लिख के देख सकते हो। ये हाइड्रोजन के लिए बनाया मैंने, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और पहले लेवल पे आ रहा है तो उस सीरीज़ को बोलते हैं हम लाइमन सीरीज़। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है और सेकंड स्टेट पे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं बामर सीरीज़। और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं पास्चन, हाँ, और फोर्थ पे आ रहा है तो ब्रैकेट, फिफ्थ पे आ रहा है तो फुन। ऐसे करके हम एनर्जी गैप भी निकाल सकते हैं। तो ये आपकी कुछ सीरीज हो गई। अब आपको यहाँ पे पूछ सकता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर आप याद रखना, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर 4 to 3 आ रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी? तो यहाँ आप N2 रख देना और N1 रख देना, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर 4 से 3 आ रहा है तो यहाँ रख दो 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से आप स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हो। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हो गया। कभी कभी आपको स्पेक्ट्रल लाइंस की जरूरत पड़े तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ट्रांजिशन स्टेट से नंबर 1 पे आ रहा है तो दैट इज नोन एज लाइमन सीरीज। किसी भी ट्रांजिशन स्टेट से 2 पे आ रहा है तो बामर, थर्ड पे आ रहा है तो पास्चन एंड सो ऑन, सिमिलर वे में। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए बना है। किसी और एटम के लिए बनाना है तो दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, बोलो अभी मैंने बताया था एनर्जी वाला फॉर्मूला, देखो याद करो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, किसी और एटम के लिए बनाना है तो इंटू मल्टीप्लाइड बाय आप क्या कर दो? जेड स्क्वायर। तो ये आपके ट्रांजिशन सीरीज हो गई सारी। यहाँ पे आप स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर निकाल सकते हो बहुत आराम से। ठीक ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ से 1 आ जाएगा आंसर। अगर 4 से 3 आएगा तो एक ही लाइन आएगी भाई, 4 माइनस 3 1, 2 और 2, ये आ गया आपका 1। तो अगर 4 से 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितनी लाइन होगी? सिर्फ एक ही होगी, राइट। बात समझ में आ रही? और यहाँ पे भी देख लीजिए 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे आ रहा है तो क्या होगा? इमिशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो ये कुल मिला के अपना हो गया बोहर मॉडल। यहाँ बोहर मॉडल में आपको क्या ध्यान रखना है मैं बता दे रहा हूँ फिर से। इन दी बोहर मॉडल यू हैव टू रिमेंबर द रेडियस दैट इज 0.529 n स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। वेलोसिटी का टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है 2.18 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। इन द सिमिलर वे एनर्जी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बट अगर एनर्जी ट्रांजिशन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा हो तो आप वहाँ पे कैसे करोगे बताइए? 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन छोटा वाला का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़ा वाला का स्क्वायर, वो ट्रांजिशन की एनर्जी आ जाएगी आपके पास। ठीक है। और इसको आप लैम्डा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एच सी बाई लैम्डा निकल के आप वहाँ से 1 बाई लैम्डा भी निकाल सकते हो। तो यहाँ आपका बोहर मॉडल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बचा हुआ पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए बाय, थैंक यू।